हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा कल हमने लिबरलाइजेशन को 100% कंप्लीट कर लिया है, पढ़ भी लिया था, समझ भी लिया था। आज प्राइवेटाइजेशन शुरू करके खत्म करना है, साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन को स्टार्ट कर देना है। ठीक है जी, आओ पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन पढ़ो आप। पढ़ते रहो। ठीक है जी, बढ़ाते हैं जी आगे बात को। पढ़ना पुत्र। बस इतना। करते हैं पुत्र। यहाँ तक हमने प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा डिस्कस कर लिया, पर कुछ बातें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो वही बात करते हैं। बेटा प्राइवेटाइजेशन है क्या? बेटा प्राइवेटाइजेशन क्या है, जो डेफिनेशन एनसीईआरटी ने लिखी मैं भी वही लिखूंगा। बेटा शेडिंग ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज। गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइज का बेटा ओनरशिप और मैनेजमेंट को शट ऑफ करना, मतलब चेंज कर देना, उसका स्टेटस बदल देना। प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देना और पब्लिक सेक्टर का रोल खत्म कर देना। प्राइवेटाइजेशन बेटा दो तरीके से हो सकता है। एक तो आउटराइट सेल ऑफ पीएसयू। आउटराइट सेल का मतलब समझते हो? सीधा सीधा उठा के 100 के 100% शेयर बेच दिए, अगर किसी चीज में आपके थे भी तो। एयर इंडिया अभी हुआ है, 100% शेयर सरकार के थे, सरकार ने क्या करा, आउटराइट सेल करी, सीधा टाटा को बेचा, पूरे 100% शेयर बेचे, खत्म, खुद बाहर निकल गई। एक तो ऐसे हो सकता है। एक क्या हो सकता है, धीरे धीरे आप ओनरशिप कम करो, विड्रॉल ऑफ ओनरशिप बाय द गवर्नमेंट। ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि बेटा सरकार अभी एलआईसी में कर रही है, 3.25% शेयर बेचे, आएगा दोबारा आएगा इसका आईपीओ, फिर 3.25% बेचेगी, कर करके बेचेगी धीरे धीरे धीरे। ठीक है जी, पता नहीं कब प्राइवेटाइज होगा, अभी किसी को नहीं पता, पर होगा एक दिन। ठीक है ना, एक दिन मेजोरिटी स्टेक बेटा पब्लिक सेक्टर का हो, सॉरी प्राइवेट सेक्टर का होगा। ठीक है ना जी। तो बेटा एक तरीका है प्राइवेटाइजेशन का आउटराइट सेल, और दूसरा है विड्रॉल ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट। धीरे धीरे गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप और मैनेजमेंट को कम करती चली जा रही है। ठीक है जी। अब मैं इससे पहले कि आगे की बात बोलूं, बेटा एक टर्म हाईलाइटेड थी, डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर है ना? मतलब सिंपली बोले तो सेलिंग ऑफ शेयर्स। सबसे सिंपल मतलब यही होता है डिसइन्वेस्टमेंट का। बेटा एक टॉपिक जो एनसीईआरटी में नहीं है और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कराना जरूरी है, मैंने नोट्स में लिखा है भी हुआ है। टॉपिक का नाम है नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। ठीक है जी, नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन में 7-8 पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, एक एक करके सारा डिस्कस करता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन की जरूरत क्या पड़ी। बेटा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, सीधा 1991 की बात मत बता। ठीक है जी, हिस्ट्री में जाना, शुरुआत से शुरू करो। तो आप सबसे पहले बताओगे कि प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ सेकंड 5 ईयर प्लान से। हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान का एम था ना, इंक्रीज इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो बेटा ये कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 1956 से बेटा 31 मार्च 1961 तक था बेटा हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक है ना जी। तो प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम द सेकंड 5 ईयर प्लान। दूसरी बात आप लिखोगे आईपीआर 1956 बिल्कुल सेकंड 5 ईयर प्लान के बिल्कुल आसपास आए, और इसने क्या किया बेटा, पब्लिक सेक्टर को की रोल असाइन कर दिया कि बस आपकी जिम्मेदारी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, आप लीड रोल लेकर चलो। ठीक है। अब उसके बाद बताओगे, नो डाउट 1950 टू 1990 बहुत तरक्की किया हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने,
और इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है और डाइवर्सिफिकेशन भी किया है आपने, बट slowly and gradually most of the PSUs turned into social debt rate. 40 साल में सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन धीरे धीरे बेटा सारी PSUs मरे हुए हाथी के बराबर हो गई, ठीक है नहीं, जिसको उठाया नहीं जा सकता था भैया, इतने डूब चुके थे, इतने नुकसान में थी, ठीक है ना। और बेटा कारण क्या है, क्योंकि लीकेज, पिल्फरेज, करप्शन, इनएफिशिएंसीज आर द मेन हॉबीज ऑफ PSU, ठीक है जी। बाबू 1990 से लेकर 2010 तक का एरा, ये 20 साल का एरा ऐसा था जो इंडिया में बेटा फ्रॉड खुलने का एरा था। हर PSU में एक नया फ्रॉड खुल रहा था बेटा, कोई किसी ने किया हुआ, कोई किसी ने किया हुआ। तो आप यही बताओगे, लीकेज, पिल्फरेज, इनएफिशिएंसीज एंड करप्शंस आर द मेन हॉबीज ऑफ PSU। लीकेज और पिल्फरेज का मतलब समझते हैं ना? पिल्फरेज मतलब छोटी मोटी चोरी, लीकेज मतलब बड़ी चोरी। पिछली बार मैंने ना बेटा पिल्फरेज का मतलब आपको समझाने की कोशिश की थी बेटा। मतलब एक पर्सन था, मेरा कंपेनियन था, मेरे साथ पढ़ता था, ठीक है जी, उसके फादर बैंक में जॉब किया करते थे। जैसे आज की तारीख में टीचर आपके साथ करते हैं, वही हमारे साथ भी करते थे कि एनुअल रिपोर्ट पे प्रोजेक्ट आउट जी प्रिंट आउट लेकर आना, ठीक है जी। अब प्रिंट आउट लेके जाए भैया, 200-250 पेज की एनुअल रिपोर्ट है। हमारे टाइम तक तो प्रिंटर होते ही नहीं थे भैया, सबके पास नहीं होते थे, कुछ कुछ साइबर कैफे पे कलर प्रिंट भी नहीं होते थे, ठीक है जी। एक प्रिंट की कॉस्ट होती थी 10 रुपए। अब सोचो जी, 250 पेज प्रिंट लगाने और 2500 रुपए का प्रिंट है। उस टाइम पर पैसे की वैल्यू भी बहुत थी, पर मंथ फीस भी इतनी होती होगी। मेरे टाइम तक पर मंथ स्कूल की फीस ही 2500 होती होगी, और 2500 के प्रिंट मांग लिए स्कूल वालों ने, ठीक है जी। और हम तो निकाल के लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन जब मैं अपने कंपेनियन से बात कर रहा हूँ तो मेरे को बताता था कि मेरे पापा ले गए हैं पेन ड्राइव में प्रोजेक्ट, आज बैंक से निकाल लाएंगे। मतलब बैंक के प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं। सर आप इसे कुछ भी कहो, मेरी नजर में तो ये पिल्फरेज है, ये गवर्नमेंट के फंड पर डकैती है, चोरी तो है ये। कोई से कुछ भी कहे, चोरी नहीं है ये, चोरी है ना ये। तो भैया लीकेज पिल्फरेज चलता था PSUs में, आज देखो, आज करके दिखाओ। बैंक में जो पोर्ट्स होते हैं ना पेन ड्राइव के, वही बंद है, ब्लॉक्ड होते हैं। बैंक स्पेशल खरीदता है अपनी CPU, ठीक है, उसमें पेन ड्राइव का पोर्ट ही नहीं होता, कोई भी पेन ड्राइव नहीं लग सकती आज के टाइम। अब बहुत सिक्योरिटी है भाई, लेकिन पहले बहुत चोरियां होती थी PSUs में। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अब भैया अगर लीकेज पिल्फरेज चलती रहेगी, चोरियां चलती रहेगी, और एक के बाद एक करप्शन खुलते रहेंगे सरकार के सामने, सरकार क्या करेगी आप बताओ? आप सरकार होगे तो क्या करोगे? आप कहोगे ऐसे ही तैसे करा, प्राइवेटाइज कर दे। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि मैं प्राइवेटाइज कर दूंगी सारी की सारी गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस का, बट कुछ एंटरप्राइजेस बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में थी, और गवर्नमेंट ने उनको उनकी एफिशिएंट परफॉर्मेंस की वजह से रिटेन किया और उनको एक स्टेटस अकॉर्ड किया। उस स्टेटस का नाम था नवरत्न, ठीक है ना। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अकबर बादशाह के दरबार में बेटा 9 रत्न थे। कोई बहुत अच्छा गाता था, कोई बहुत अच्छा बजाता था, उसने अपने 9 रत्न रखे हुए थे कि ये मेरे 9 रत्न है, ठीक है जी। वहीं से ये नाम पड़ा बेटा, और सरकार ने भी अपने नवरत्न रख लिए बेटा, जो 9 कंपनियां अच्छे खासे प्रॉफिट में थी। बाबू उनके नाम क्या है? उनके नाम है IOCL, BPCL, HPCL, IPCL, ONGC। देखो ये पांचों कंपनियों का लेना देना ना क्रूड ऑयल और पेट्रोल से, ठीक है जी, इसलिए मैंने पांचों को हमेशा इकट्ठा याद करता। फिर सेल भेल, VSNL और NTPC, ये बेटा नवरत्न है बेटा, ये 9 कंपनियां हैं। एक बार मैं इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ आपको, पेपर में से शॉर्टकट की लिख के आना, अगर आ जाए तो पूरा लिखना है। IOC मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IPCL इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड,
एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है जी, ये 9 नाम है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मतलब हम नॉर्थ इंडिया में बेटा जहाँ रहते हैं वहां पर इन तीनों कंपनियों के पेट्रोल पंप हमें देखने को मिल जाते हैं। वैसे ऑल ओवर इंडिया इन पांचों कंपनियों के पेट्रोल पंप अवेलेबल है। ठीक है जी, कहीं पर आईपीसीएल और ओएनजीसी का भी है, साउथ साइड जाओगे तो इनके पेट्रोल पंप भी अवेलेबल है। ठीक है जी, हमें इनके बारे में वैसे थोड़ा पता ही होता है नॉर्थ इंडिया वालों को इन तीन के बारे में तो अच्छे से। सेल, भेल और गेल, तीन टर्म में बेटा 11th क्लास में साथ साथ बोलता था जब गवर्नमेंट कंपनी समझाता था चैप्टर 3 में। ठीक है ना, बेस्ट एग्जांपल थे। फिलहाल तो भैया सेल और भेल का नाम याद रखो, गेल की बात अभी नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, कुछ किसी की फुल फॉर्म रिपीट करानी है तो बताओ। वीएसएनएल मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड। संचार का मतलब समझते हो? कम्युनिकेशन। ठीक है ना, जैसे बीएसएनएल है ना, बीएसएनएल क्या करती है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देती है ना, और गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज है ना, वैसी बीएसएनएल थी। बट ये किसके लिए थी? विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगर आपने फॉरेन में कम्युनिकेट कर, समझ में आई बेटा? मैं जानबूझ के ऐसा हिंट दे रहा हूं ताकि वो याद रह जाए। वो लोग के उसके बाद बेटा गवर्नमेंट ने कुछ टाइम बाद एक और नया स्टेटस दिया जिन्हें हम महारत्नास के नाम से जानते हैं। महारत्नास कौन सी थी बेटा? इन 9 में से 6 तो कॉपी है बेटा। आईओसी है, बीपीसीएल है, ओएनजीसी है, सेल है, भेल है, एनटीपीसी है। 6 तो कॉपी है। ठीक है जी, सेल, भेल, गेल और कोल, कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है जी, साथ ही साथ गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 6 कंपनियां कॉपी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? 8 हो गई है टोटल महारत्न। ठीक है, अब बाबू इसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ टाइम बाद एक और स्टेटस दिया, मिनी रत्नास। कंपनियां छोटी थी लेकिन ये प्रॉफिट मेकिंग थी बेटा। ठीक है जी, और 75 पीएसयूज है इसके अंदर, 75 पीएसयूज। ठीक है जी, अब इनके नाम तो ऑब्वियसली याद नहीं किए जा सकते 75 पीएसयूज, पर मैंने आपको कहा था स्पेसिफिकली किन दो के नाम जरूर याद रखना, आईआरसीटीसी और एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आईआरसीटीसी क्या है? आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आपको मेरा ख्याल इतना बड़े तो हो, इतना आइडिया होगा, जब हम रिजर्वेशन करते हैं आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे होती है, पता है आप सबको? कभी करी है ट्रेन की टिकट रिजर्व? आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे होती है। मोनोपोली है, मोनोपोली है। जब शेयर आया था इसका 660 रुपए के आसपास का आईपीओ था, डबल खुला था 1320 रुपए के आसपास। मोनोपोली कंपनी है। जितनी कैटरिंग देख रहे हो रेलवे स्टेशन पे, जितनी जितनी रेडियां लगी हुई देख रहे हो, सब इसने अप्रूव की। मोनोपोली बिजनेस, दूर दूर तक कोई कंपटीशन नहीं, कभी आएगा भी। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। बेटा मेरे पास ना प्राइवेटाइजेशन वाला मुद्दा खत्म हो गया, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले थोड़ा सा पढ़ेंगे आप, उसके बाद बेटा मैं एक्सप्लेन करूंगा। पढ़ना ग्लोबलाइजेशन। एक मिनट इतना पढ़ के रुक। ऑल्दो एनसीईआरटी में ना डेफिनेशन थोड़ी ज्यादा टेक्निकल है ग्लोबलाइजेशन की। मतलब वही है बेटा, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ देना।
ठीक है जी। जिस दिन आप ग्लोबलाइजेशन कर देते हो ना बेटा, उस दिन आपके लिए इंडिया कोई इकोनॉमी नहीं रह गया। द वर्ल्ड इज द इकोनॉमी। अब इंडिया को बचाने की मत सोचो, इंडिया इकोनॉमी है ही नहीं हमारे लिए। हमारे लिए तो दुनिया एक हो चुकी है अब। ठीक है ना जी। आपने अपनी कंट्री के सारे बैरियर्स खोल दिए हैं, सबका वेलकम कर दिया है। सभी कंट्रीज की सभी कंपनियों का आओ इंडिया में बनाकर बेचो, अपने देश से एक्सपोर्ट करो, हम इंपोर्ट कर लेंगे। सबका वेलकम कर चुके हो आप। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है अब वर्ल्ड एक है, इंडिया एक नहीं है। ठीक है ना जी। और आउटसोर्सिंग इसका सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम है। ठीक है जी। चलो खैर, इस पे तो मेरा डिस्कशन बहुत ही तगड़ा होता है। पहले आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लो इसको अच्छे से कि एनसीईआरटी क्या लिखती है। कितना पढ़ा? करें स्टार्ट? चलो, मैं बेटा इससे ज्यादा बात करता हूँ थोड़ी सी। पहले जो 11th क्लास में होनी चाहिए बात, वो तो अब सीबीएसई होने नहीं देता, आउटसोर्सिंग टॉपिक ही हटा दिया। पर मुझे लगता है सीधा एडवांस बात करूंगा तो खराब। ठीक है जी। आओ अभी करते हैं जरा थोड़ी सी आउटसोर्सिंग की बात। बेटा, जिस दिन आपने ग्लोबलाइजेशन करा ना, अपनी कंट्री के बैरियर सारे हटा दिए, ओपन कर दी इकोनॉमी सबके लिए, बेटा उस दिन से ना इंडिया आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन की तरह डेवलप हो गया। वो इंडिया में ना बहुत स्किल अवेलेबल है, बहुत ज्यादा लोग स्किलफुल है और बहुत सस्ते रेट में अपनी सर्विसेज को बेच रहे हैं। क्योंकि भैया बहुत कंपटीशन है, 140 करोड़ लोग हैं, कंपटीशन ही कंपटीशन है। कंपटीशन के चक्कर में अपने स्किल्स को आप बहुत सस्ते में लुटा देते हो। और फॉरेन कंपनी को यही चीज बहुत अच्छी लग रही थी। अब उन्होंने क्या किया बेटा, क्यों इंडिया आउटसोर्सिंग हब बन गया। अब मैं इन सब चीजों पे चर्चा करूंगा, पहले थोड़ा सा आउटसोर्सिंग का मतलब बता देता हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं पता। बेटा, आउटसोर्सिंग ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। इसका सिंपल मतलब है अ सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस। बेटा, इंडिया में चाहे ये कंसेप्ट थोड़ा लेट पॉपुलर हुआ, लेकिन जब एक बार ढंग से पॉपुलर हुआ तो अब बेटा मतलब इसका ना इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इंडियन मार्केट पे। अब हो क्या रहा है बेटा, बहुत सारी कंपनीज ने डिसाइड कर दिया है कि हम अपनी सिर्फ कोर एक्टिविटी खुद से परफॉर्म करेंगे और नॉन कोर एक्टिविटी आउटसोर्स करेंगे, किसी आउटसाइड एजेंसी से परफॉर्म कराएंगे। अब कोर एक्टिविटी आपकी क्या है या नॉन कोर क्या है, ये आपके नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना जी। मैं एग्जांपल देता हूँ बेटा, किसी स्कूल का आपकी कोर एक्टिविटी है बेटा बच्चों को पढ़ाना, तो आपके लिए कोर एक्टिविटी आप खुद करोगे, वो कोई और नहीं करेगा। बच्चों को आप ही पढ़वाओगे। कैसे पढ़वाओगे? इसके लिए टीचर हायर करो, टीचर को सैलरी दो, उनको कहो अच्छा पढ़ाए, उनके ऊपर भी मॉनिटरिंग करो, सब कुछ करो। लेकिन स्कूल के लिए साफ सफाई, सैनिटेशन या स्कूल की सिक्योरिटी, ये सेकेंडरी मुद्दे हैं, बिल्कुल सेकेंडरी मैटर। तो वो अगर ये एक्टिविटीज नॉन कोर है तो बेटा रियलाइज किया स्कूल्स ने भी कि हमें इन्हें आउटसोर्स कर देना चाहिए, हम इनके लिए बिल्कुल भी पचड़े में नहीं पड़ सकते। क्योंकि पहले स्कूल्स क्या करते थे, ये सर्विसेज बेटा खुद से ही देने की कोशिश करते थे और उनको परेशानी होती थी। क्या कर रहे हैं भैया, सैनिटेशन के लिए 4th ग्रेड को खुद हायर कर रहे हैं। ठीक है जी। 7 लोग रख रखे हैं जो पूरे स्कूल की साफ सफाई देखते हैं और करते हैं।
ठीक है जी, कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल आया जिसपे 4 लोगों ने कह दिया जी हम नहीं आ पाएंगे, इस दिन छुट्टी रहेगी और स्कूल में फंक्शन है, उन्होंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया हम नहीं आ पाएंगे। अब स्कूल सारा दिन टेंशन लेता रहता था, स्कूल का स्टाफ टेंशन लेता रहता था, मैनेजमेंट टेंशन लेता रहता था, वो नहीं आएंगे, सफाई कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, और सर पकड़ लेना हर प्रोग्राम पे। यही कहानी थी। ठीक है जी। या सिक्योरिटी की बात करूं तो पता लग रहा है जी, आज पता लगा जी सिक्योरिटी गार्ड एक ही आया जबकि 4 रखे होंगे। अब सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, उसकी टेंशन स्कूल में कुछ चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो भैया ऑफ लेट इन्होंने इस नीड को समझा कि हमें ये सिरदर्दी नहीं लेनी। इन्होंने किसी आउटसाइड एजेंसी को पकड़ा जो सिर्फ सिक्योरिटी सर्विसेज देती है, जो सिर्फ सैनिटेशन की सर्विसेज देती है, और उनको पूरा काम आउटसोर्स करती है। उन्हें बोल दिया मैं नहीं स्टाफ रखूंगा, स्टाफ आप रखोगे, सब कुछ आप देखोगे, मेरे पास से मिलेंगे सिर्फ पैसे, कोई इक्विपमेंट मैं नहीं खरीदूंगा, कुछ नहीं, सब आप खरीदो, सब कुछ आप देखो। वो कंपनीज आती हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज भी दी जाती है और सैनिटेशन सर्विसेज भी दे जाती है, इसके बदले में पैसा ले जाती है। अब बेटा वो सैनिटेशन सर्विस देने वाली कंपनी सोचे आज उसके पास कितने स्टाफ ने छुट्टी करी। आपको स्कूल को 4 स्टाफ भेजने हैं और आज को भेजने ही पड़ेंगे आपको। ये सिरदर्दी अब स्कूल की बिल्कुल नहीं है, स्कूल बिल्कुल टेंशन फ्री रहता है इस चीज से। समझ में आ रही है बात? और मैं कहता हूँ बेटा आप एनसीआर में जाओ, सैनिटेशन सर्विसेज देने वाली इतनी कंपनी देखोगे, आप कहोगे हद हो गई भाई, इतनी कंपनियां, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं भैया, बहुत बड़े बड़े वैक्यूम क्लीनर, बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉप, भैया 5-5 मिनट में पूरा पूरा फ्लोर साफ कर देते हैं। इतने तगड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉप खरीद रखे हैं कंपनी से। आप सोचो ना सही यार, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग 20-20 फ्लोर की है, उनको 10 बजे तक साफ सुथरा चाहिए सब कुछ। और सैनिटेशन सर्विसेज देने वाली कंपनी अगर एक काम पकड़ेगी तो वो सरवाइव कैसे करेगी? उन्होंने भी भैया 200-200 300-300 कंपनियों के काम पकड़ रखे हैं, इतनी मशीन ले रखी है, इतने सारे ऑपरेटर उनके पास, उन्हें कोई टेंशन नहीं। 5 बजे सुबह शुरू हो जाते हैं, 10 बजे तक सारी कंपनियों का काम निपटा देते हैं साफ सफाई का। इतना तेजी से काम होता है। समझ में आ रही है आउटसोर्सिंग आपको? ठीक है जी। लेकिन बेटा ये ध्यान रख लेना, हर कंपनी के लिए सैनिटेशन आउटसोर्स नहीं हो सकता, हर कंपनी के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज आउटसोर्स नहीं हो सकती। ये डिपेंड करेगा आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। अगर मैं बात करूं सहारनपुर निगम के, नगर निगम की, तो बेटा आपकी कोर एक्टिविटी साफ सफाई कराना है। अगर यही आउटसोर्स कर दोगे तो खुद क्या करोगे? सागर सहारनपुर नगर निगम के पास ही तो सारा स्टाफ है, हर गली का स्टाफ है उनके पास, जो आदमी किस गली में सफाई करेगा, कोई आदमी किस गली में सफाई करेगा, सब सहारनपुर नगर निगम ने रखा हुआ है। ठीक है ना? ये वो आउटसोर्सिंग कर सकते हैं, उनकी कोर एक्टिविटी है। तो कोर क्या है, नॉन कोर क्या है, ये डिपेंड करेगा कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ठीक है ना जी? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अभी बात समझ में आती है? आगे बढ़ जाए। अच्छा ऐसा हो सकता है कल को मैं एक टीचर लग जाऊं जो बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स पढ़ाए, तो मैं क्या करूंगा? मेरा तो कोर काम ही यही है, कोर थोड़ी आउटसोर्स कर दूंगा। आउटसोर्स क्या हो सकता है? नॉन कोर में ऐसा तो हो सकता है कि मार्केटिंग आउटसोर्स कर दो, किसी आउटसाइड एजेंसी को कहूं कि आप मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग कर दो, आप मार्केटिंग कर दो, पर कोर एक्टिविटी नहीं मैं छोड़। समझ में आती है जी इतनी बात? अच्छे से आगे बढ़े बबू। आपकी नॉलेज के लिए ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको लगता है ना कि मैंने कोई कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, मैंने उसका प्रोडक्ट बाय किया था और आज मैं उसके टोल फ्री नंबर पे फोन में ला रहा हूँ और खुश हो रहा हूँ कि मेरी बात हो रही है फॉरेन कंट्री में, तो आपका बहुत बड़ा मैथ होगा वो, बहुत बड़ा मैथ। क्योंकि जितनी इंटरनेशनल कंपनियों के नाम आप जानते हो ना, गिन लो आज सारी उंगलियों पे, सबके सबके कस्टमर केयर सेल इंडिया में ही बैठते हैं, सबकी। इंडिया क्यों आउटसोर्सिंग हब है बेटा? मेन कारण ये है भैया, इतना भर भर के स्किल्स और इतने कम पैसे मांगना। हमें यहाँ से देखता हूँ बेटा, हम ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं दिल्ली, ठीक है, बहुत सारे लोगों का एम होता है कि बस दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस मिल जाए, ये कैंपस मिल जाए, वो कैंपस मिल जाए, हम चले जाएंगे। ठीक है जी। पर हम वहां जाते ही बहुत सारी फैमिलीज के बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना चाहते हैं कि घर से ना मांगना पड़े पैसा, तो वो क्या करते हैं भैया, डे शिफ्ट में कॉलेज लगा दिया, नाइट शिफ्ट पकड़ी हुई है, किसी बीपीओ पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी। कहीं ना कहीं बेटा किसी कस्टमर केयर सेंटर पे काम कर रहे हैं, सारा रात कॉल अटेंड कर रहे हैं और कस्टमर की चीजों का रिप्लाई कर रहे हैं। भैया सारी इंटरनेशनल कंपनी ने
बेटा अपने कस्टमर केयर सेल इंडिया में स्टैब्लिश किए हुए हैं, ज्यादातर एनसीआर में मिल जाएंगे। काम करने वाले बच्चे कौन है? जो अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, 12-12 हजार 10-10 हजार रुपए महीना में बेटा काम कर रहे हैं पूरी रात, 8-8 7-7 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हैं। तो ये भ्रम मत पाल लेना कि आपकी कहीं फॉरेन बात हो रही है। आज अमेजोन आपको कोई गलत प्रोडक्ट डिलीवर कर दे और आप चाहो कि मैं उसके टोल फ्री नंबर पे बात करूं और आपको लगेगा कि मेरी बात अमेरिका हो रही है, तो आपको बहुत बड़ा भ्रम है, आपकी बात इंडिया में ही हो रही है कहीं। समझ में आ रही है जी इतनी बात? अब आउटसोर्स क्या होने लगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? बेटा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, शुरुआत इसकी ऐसे ही हुई थी कि नॉन कोर एक्टिविटीज आउटसोर्स होती थी। धीरे धीरे बेटा हम कोर एक्टिविटीज पर आ चुके हैं, कोर भी आउटसोर्स करने लगी है बहुत सारी एजेंसी। आउटसोर्स हो रहा है बेटा मेडिकल एडवाइसेस, क्लिनिकल एडवाइसेस, टीचिंग आउटसोर्स हो रही है, ठीक है जी, अकाउंटिंग आउटसोर्स हो रही है, बुक कीपिंग आउटसोर्स हो रही है, फिल्म एडिटिंग आउटसोर्स हो रही है, एडवर्टाइजिंग आउटसोर्स हो रही है, मार्केटिंग आउटसोर्स हो रही है, हर चीज आउटसोर्स हो रही है आज तो दुनिया में बेटा, ठीक है जी। तो वो मैंने लास्ट टाइम आपको ये बात समझाई भी थी कि क्लिनिकल एडवाइसेस कैसे आउटसोर्स हो सकते हैं, ठीक है ना? आपको याद आई होगी एक बात बेटा, क्योंकि मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन मींस इतने डेवलप कर चुके हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को देखो आप, ठीक है जी, मतलब डेटा ट्रांसमिट कर रहा है कॉन्टिनेंट्स ओवर कॉन्टिनेंट्स इन रियल टाइम। अब बाबू आपका कोई रिश्तेदार कनाडा गया है, ठीक है जी, और कनाडा में बेटा एजुकेशन फर्दर परस्यू कर रहा है और जॉब भी कर रहा है, भाई वीडियो कॉल मिलाओ, अब कहाँ कनाडा और कहाँ इंडिया, डेटा रियल टाइम में ट्रांसमिट कर रहा है। इतनी स्पीड वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की हो चुकी है, इतनी स्पीड टेक्स्ट और डेटा की हो चुकी है कि भैया कई कॉन्टिनेंट्स पार कर जाता है विद इन अ सेकंड, विद इन अ सेकंड। अब आप समझो क्यों नहीं क्लिनिकल एडवाइसेस आउटसोर्स हो सकती। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पिछली बार आपको, आप सहारनपुर सिटी में सोचो, सक्षम हॉस्पिटल, बेटा कितने सारे डॉक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, सब ये सब डॉक्टर्स ने मिलकर खरीदा हुआ है? नहीं। टीआर मखीजा जी वैसे तो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है जी, ईएनटी डॉक्टर थे वो, ईयर्स नोज और टंग के डॉक्टर थे, ठीक है जी। वो उनकी वाइफ इस टाइम पर ओन करती है उस हॉस्पिटल को, लेकिन सर्विसेज देने वाले 8-10 डॉक्टर और हैं। आपको भी पता है किस बेसिस पे क्या 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 क्राइटेरिया होता होगा सर्विस देने का, आप समझ सकते हो क्या क्राइटेरिया होता होगा कि अच्छा ये मेरा पेशेंट है, मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट कर रहा हूँ, कट लग जाएगा, जो भी कमीशन का कट होगा ये हॉस्पिटल का, ये मेरा है, ऐसा ही तो कुछ होता होगा, ऐसा ही तो कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा इनके बीच। सेम अमेरिका में भी है, कोई एक पर्टिकुलर डॉक्टर एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल को ऑन कर रहा है, बाकी सारे डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं, सब अपना अपना कट ले जाते हैं। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ बेटा, अमेरिका में रात हो रही है, रात के 12 बजे, किसी इंसान का एक्सीडेंट हो जाता है और फटाफट उसको ट्रॉमा सेंटर में लाया जाता है, ठीक है, और ट्रॉमा सेंटर में फटाफट से उसको, क्योंकि सर पे एक गहरी चोट सी लग रही है, फटाफट से सिटी स्कैन मशीन में डाल देते हैं बेटा, जो भी अटेंडेंट होते हैं वहां के, ठीक है जी, और आपको पता है इतना काम अटेंडेंट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है जी। इतने में ही फटाफट से सिटी स्कैन मशीन से एक रिपोर्ट निकल कर आती है कि भैया ये इंजरी दिख रही है। अब वो अगर वो अमेरिका में उस हॉस्पिटल में काम कर रहे डॉक्टर को बुलाए, ठीक है जी, अब उसका पेशेंट बन जाएगा, वो एक कट उसको भी मिल जाएगा, एक कट हॉस्पिटल को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर रात को डॉक्टर को बुलाओगे तो सर्विसेज थोड़ी सी और महंगी है, इमरजेंसी सर्विसेज महंगी तो है ही है, पर बेटा नाइट में इमरजेंसी सर्विस और महंगी है, ठीक है ना? तो भैया हॉस्पिटल भी क्या करते हैं, बुलाने की कोशिश ही नहीं करते डॉक्टर, वो क्या करते हैं फटाफट से सिटी स्कैन मशीन से जो रिपोर्ट निकल कर आई इंडिया में डॉक्टर को भेज दी। इंडिया में क्यों सस्ती पड़ी सर्विस? पहली बात बेटा, इंडिया और अमेरिका का टाइम फ्रेम का इतना बड़ा झोल है कि अगर वहां रात है तो यहाँ तो दिन है ही है, ठीक है ना जी। पहली बात तो इंडिया में दिन और होगा, डॉक्टर वैसे ही सस्ता अवेलेबल होगा। दूसरी बात, वैसे भी मेडिकल सर्विसेज हमारे यहाँ पर इंडिया में काफी सस्ती है। आपने डॉक्टर को फटाफट से रिपोर्ट ईमेल करी और डॉक्टर को टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लिया, कनेक्ट करा, किसी को देखना जरा क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, उन्होंने पूरी रिपोर्ट देखी, अच्छा अच्छा ये ट्रीटमेंट शुरू करो, ये ट्रिप लगाओ, ये ट्रिप लगाओ, चलो जी, पूरा ट्रीटमेंट लिखकर भेज दिया, विद इन सेकंड ट्रीटमेंट शुरू भी हो गया। वहां अमेरिका में डॉक्टर को उठाया भी नहीं गया, ये काम शायद 1,500-2,000 रुपए में हो गया होगा, और वहां शायद बेटा $1,000 पे कर देते आप इसी चीज के। कहाँ 80,000, कहाँ 2,000, ये हो रहा है इस टाइम पर। आउटसोर्सिंग हब इंडिया है क्योंकि चीप रेट पर लेबर अवेलेबल है विद रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल्स एंड एक्यूरेसी। बहुत स्किल, बहुत एक्यूरेसी है इंडियंस के पास।
और बहुत चीप रेट मांगते हैं। क्लियर हो शोर से? काफी अच्छा खासा मैंने टाइम लगा दिया दोबारा से, अब मेरा ख्याल बात क्लियर होगी। फर्दर चर्चा को कल कंटिन्यू करते हैं, रखते हैं आज के लिए इतना ही है, बाय बाय।